नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं नेटवर्क 18। और इस समय मैं आज बनारस में मौजूद हूं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के रणनीतिकार, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह यानी बीजेपी प्रेसिडेंट। अमित भाई, आपका स्वागत है बहुत बहुत नेटवर्क 18 में। मेरा पहला सवाल, 2014 में आपने यूपी में बीजेपी का परचम लहराया था और उसी की बदौलत बीजेपी की सरकार बनी। क्या आपको लगता है वही आप रिपीट 2017 में कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक 2014 का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये सफलता मिली है और हमारे प्रधानमंत्री पद के उस वक्त के प्रत्याशी और आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता थी, ये दोनों के कारण वो सफलता मिली थी। दूसरी बात, आपने पूछा कि इस बार दोहरा पाएंगे। इस बार हम सुनिश्चित रूप से इससे अच्छा करेंगे। क्या आपको लगता है, क्योंकि आखिरी दौर का चुनाव पहुंच चुका है, ये लगभग 6 चरण पूरे हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपने इतनी बड़ी जीत दिलवाई थी, क्या आपको लगता है इस बारी अमित शाह की अपनी प्रतिष्ठा दांव पर है? अब प्रतिष्ठा दांव पर है नहीं है, वो निर्णय जनता को करने दीजिए, मगर ये चुनाव हम निश्चित रूप से जीतेंगे। आप अपने आप को कहां खड़ा हुआ महसूस करते हैं इस समय 6 चरणों बाद? मैं मानता हूं कि सरकार बनाने की प्रक्रिया 5वां चरण शुरू होने से पहले समाप्त हो चुकी है। 6ठे और 7वां चरण हमें 2/3 के पार ले जाएगा। इस बारी बीजेपी का उत्तर प्रदेश में चुनाव का एजेंडा क्या है? क्योंकि बार बार विकास की बात आती है, लेकिन चुनाव प्रचार में आप पर आरोप लगता है, आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि आप दुर्विकरण करना चाहते हैं। जैसे मायावती कहती हैं, अखिलेश यादव कहते हैं, योगी आदित्यनाथ का बयान, साक्षी महाराज का बयान। देखिए, साक्षी महाराज जी के बयान को आप बीजेपी का बयान नहीं मान सकते। जब चुनाव के प्रचार के अंदर देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, इतने सारे मंत्री हो, मैं खुद चुनाव को देख रहा हूं और एक कोने में से किसी एक हमारे एमपी का या कार्यकर्ता का बयान लेकर उसको बीजेपी का रणनीति बताना, मुझे लगता है हमारे साथ अन्याय है। क्योंकि विपक्ष का बार बार आरोप रहता है, समाजवादी पार्टी का आरोप रहता है, बीएसपी का आरोप रहता है कि बीजेपी इस चुनाव को हिंदू मुसलमान करना चाहती है। मगर आधार क्या है इसका, आपको पूछना चाहिए उन लोगों को। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं 5वें चरण के बाद जो बुर्के वाला बयान आया है, क्या आपको लगता है वो सही था? नहीं, बयान पर प्रतिक्रिया क्या है, मैं इसकी मीमांसा में जाना नहीं चाहता, मगर हमारा जो पत्र जिसको लेकर विवाद किया है, इसमें हमने इतना कहा है कि मुस्लिम महिलाएं पर्दा रखती हैं, इनके पर्दे की मर्यादा बनी रहे, इसलिए सुरक्षा कर्मियों में महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करिए। इसमें क्या बुरा है? हमने उनकी मर्यादा का सम्मान करने की बात करी है। अमीश देवगन जाएंगे तो कार्ड मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? जी। तो मुस्लिम महिलाएं पर्दा करती, तो हमने कहा महिला कर्मचारी रखिए, इसमें बुराई क्या है भाई? जी, आप कहते हैं कि आपका चुनाव का एजेंडा क्या है? आप कह रहे हैं ध्रुवीकरण नहीं है। हमारा चुनाव का एजेंडा स्पष्ट है। हम इस चुनाव को विकास के मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं और यहाँ पर जो 15 साल से सपा का जो शासन चला है और उसने एक बहुत बड़ी अव्यवस्था इस प्रदेश के अंदर की है और इतना बड़ा प्रदेश, अपार संभावनाओं वाला प्रदेश, विकास के मामले में देश के बहुत सारे राज्यों से पिछड़ गया है। हमारा एजेंडा यही है, ये प्रदेश के शासन को, इस प्रदेश के विकास को पटरी पर लाना चाहिए और यहाँ पर बहुत संभावनाएं पड़ी है, उसको पूरा एक्सप्लोर करते हुए विकास करना चाहिए। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कहती हैं कि बीजेपी बिजली की तारों में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लेती हैं। देखिए, उनके स्टेटमेंट पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, मगर वो जिसका जिक्र कर रही है उसमें अगर बिजली देने में और बिजली सप्लाई करने में अगर हिंदू मुसलमान न हुआ होता तो ये सवाल ही पैदा न होता। अब आप क्योंकि तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं और आपने बोला कि अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटने में भी तुष्टिकरण करा। हाँ, मैं बोलता ही हूँ। क्यों? हुआ ही है, आप किसी भी गांव में जाकर पूछ लीजिए।
क्या आपको लगता है, क्योंकि इस चुनाव के अंदर बार बार तुष्टीकरण की बात हो रही है और बिजली की भी बात हुई, लेकिन क्या आपको लगता है ये अफसोस की बात नहीं है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी 24 घंटे बिजली नहीं आ रही उत्तर प्रदेश के कई गाँव में? नहीं, यही तो हमारा मुद्दा है। क्यों नहीं आई, इसका जवाब हमें नहीं देना है, बीएसपी और एसपी ने देना है। यही 15 साल जो बीएसपी और एसपी ने बर्बाद किए, वही 15 साल में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये चारों बीजेपी शासित राज्यों में 24 घंटा बिजली सप्लाई करना हमने शुरू कर दिया और जा भी रही है। अब मैं आता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री के लगातार रोड शो हुए, क्या आपको लगता है कि विपक्ष का हमला है, सपा का हमला है, बसपा का हमला है कि प्रधानमंत्री को कैंप करके बैठना पड़ रहा है बनारस के अंदर? देखिए, रोड शो की भीड़ देखकर कोई मूर्ख ही ऐसा कह सकता है कि कैंप करने की जरूरत है। कोई सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब चुनाव चल रहा है उस वक्त अपने मतदाताओं से मिले, इसको कैसे आप नकार सकते हो लोकतंत्र में? मेरी तो समझ में नहीं आया। और जिन्होंने रोड शो देखा है, जिन्होंने रोड शो की भीड़ देखी है, उसको मालूम पड़ जाएगा कि कैंप करने की जरूरत है या नहीं है। आपको लगता है प्रधानमंत्री की भी साख दांव पर है इस चुनाव के अंदर? देखिए, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं। स्वाभाविक रूप से जब चुनाव होता है तो सारे लोग प्रचार करते हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसमें साख दाव पर ऐसे बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ, 2/3 बहुमति के साथ ये चुनाव को जीतने जा रही है। मायावती शिकायत कर रही है कि रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उल्लंघन है ये? चुनाव आयोग के पास उन्होंने कंप्लेंट भेजा है, चुनाव आयोग उस पर उचित कार्रवाई करेगा। क्या आपको लगता है, क्योंकि अब मैं बात करता हूं मुद्दों की, क्या आपको लगता है अखिलेश सरकार ने गायत्री प्रजापति के मामले में जानबूझकर ढिलाई बरती है? निश्चित रूप से जानबूझकर ढिलाई बरती है। सबसे पहली बात तो पीड़िता ने एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाना पड़ा? एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी थानेदार की है, बाद में एसपी आता है, उसके बाद में आईजी आता है, उसके बाद में एडिशनल डीजी और उसके बाद में डीजीपी। मुख्यमंत्री साहब को तो छोड़ ही दीजिए। मगर ये सारी जगह पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई और जब तक गायत्री प्रजापति का चुनाव समाप्त नहीं हुआ उसकी अरेस्ट भी नहीं हुई, और चुनाव समाप्त होते ही वो मिल नहीं रहे। नहीं, भैंस मिल जाती है, भैंस ढूंढ ली जाती है, लेकिन प्रजापति साहब नहीं ढूंढे जा रहे। देखिए, कोई ढूंढना जाएगा तो भैंस भी मिल जाती है और प्रजापति भी मिल जाता है। अब मैं तो अखिलेश जी का परसों का बयान देखकर बड़ा ताज्जुब मुझे हो रहा है। वो कह रहे, अपील कर रहे हैं कि गायत्री प्रजापति को सरेंडर कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री का काम अभियुक्तों को अपील करना है क्या, या उसको पकड़कर जेल में डालने का है? वो अपील कर रहे हैं कि गायत्री प्रजापति को सरेंडर करना चाहिए। आपको लगता है कि अखिलेश यादव गायत्री प्रजापति के मामले में फंस गए हैं, और क्या आपको लगता है इससे आपको चुनाव में फायदा मिलेगा? देखिए, गायत्री प्रजापति का मामला चुनाव के वक्त हुआ है और बहुत सुर्खियों में आया है। ऐसे मामले हर तहसील में पड़े हैं और कहीं पर भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं होती और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। आपकी राय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है या विकास बड़ा मुद्दा है? दोनों जुड़े हुए मुद्दे हैं। जहां तक कानून और व्यवस्था ठीक नहीं करते, विकास हो ही नहीं सकता। कानून और व्यवस्था भी मुद्दा है और विकास का पिछड़ापन भी मुद्दा है। आपकी राय के अंदर बड़ा मुद्दा कौन सा है, विकास की कानून व्यवस्था? दोनों मुद्दे अलग नहीं कर सकते हम इसे। यूपी की लड़ाई, उत्तर प्रदेश की ये लड़ाई आप किसके साथ बड़ी मानते हैं, बीएसपी के साथ या सपा और कांग्रेस के अलायंस के साथ? ये दोनों की एक दूसरे के साथ दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ाई है। दूसरे, आप अपनी राय में दूसरे नंबर पे किसको मानते हैं? अभी अंदाज लगाना मुश्किल है, मगर मैं मानता हूं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ आगे बढ़ चुके हैं। चलिए, एक सवाल का मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब खुल कर दें। अखिलेश यादव कहते हैं कि मायावती बीजेपी से मिली हुई है और अपना वोट ट्रांसफर करने की बात कर रही है, और डिम्पल यादव ने 2000 का नोट दिखाया, बोलिए इसमें भी देखिए कमल और हाथी एक साथ है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो नोट बनाए, इसमें अगर किसी को भाजपा दिखाई पड़ती है तो मुझे लगता है भाजपा का फोबिया हो गया है और इसका कोई टिप्पणी करने लायक कोई कमेंट नहीं है।
जहाँ तक मायावती जी का सवाल है, वो अपना चुनाव लड़ रही है, अखिलेश जी अपना लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती कितनी बड़ी प्रतिद्वंदी है? देखिए, दोनों पार्टियों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बारी बारी अजमा कर देख लिया है जी। दोनों को मौका दिया है और ये 15 साल बर्बाद कर चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार बनी है, उसका 2.5 साल का शासन भी उत्तर प्रदेश की जनता का देखा हुआ है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत आशा के साथ देख रही है। मैं आपको एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फायदा मिल चुका है। जी। मोदी जी ने घोषणा करने के बाद एक ही साल के अंदर जी। लगभग देश में 4 करोड़ शौचालय बने हैं। सब गरीब के घर में बैंक अकाउंट्स पहुंचे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश के 1600 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं थी, सिर्फ उत्तर प्रदेश के। वहां बिजली पहुंचना शुरू हो गई है। 90% से ज्यादा गांव में बिजली पहुंचा भी चुके हैं। मगर जो स्टेट सब्जेक्ट है, जैसे कानून और व्यवस्था, एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य, प्राइमरी एजुकेशन और एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट को तब तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक सूबे में, प्रदेश में एक अच्छी सरकार आए। और हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति इसको जान चुकी है और इसी के कारण पश्चिम से लेकर पूरब में अब चुनाव समाप्त होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक आंधी हमने मैं जहां जहां गया महसूस की है। पर अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी आंधी की बात कर रही है। 2017 से बीजेपी की हार शुरू होगी और 2019 में मोदी जी वापस नहीं आएंगे। चलिए, अब 11 मार्च कहाँ दूर है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बयान पर उनके? नहीं, इस बयान पे मैं क्यों टिप्पणी करूं। मैंने बता दिया, हम 2/3 बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी ने हमारा घोषणा पत्र कॉपी कर लिया, मगर वो बताते नहीं है क्या कॉपी किया। ये सिर्फ एक वाक्य बोलते हैं, क्या कॉपी किया नहीं बताते हैं। नहीं, वो कहते हैं चाहे लैपटॉप की बात हो, फ्री इंटरनेट की बात हो। अब सुनिए, लैपटॉप हमने कहा है कि जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर लैपटॉप बांटेंगे। इन्होंने लैपटॉप बांटे जरूर है थोड़े बहुत, मगर जाति और धर्म के भेदभाव के साथ बांटे। और जनता यही चाहती है कि विकास के काम में ना जाति की अग्रिमता हो, ना धर्म की अग्रिमता हो। विकास जिसके लिए होना चाहिए उसका सबका होना चाहिए। मेरा अगला सवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद होगा और मैं जब ब्रेक के बाद वापस लौट के आऊंगा तो अमित शाह से हम सीधे सवाल करेंगे कि जब रात को देर रात की मीटिंग हो रही है बीजेपी के अंदर, वो किस लिए हो रही है? 3-3 बजे तक जो बैठकें हो रही है वो किस लिए हो रही है? उस पर सीधे सवाल पूछे जाएंगे। मेरे साथ आज एक्सक्लूसिव बातचीत में काशी की धरती से, बनारस से अमित शाह बने हुए हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनारस की धरती से, काशी की धरती से अमित शाह के साथ आज हमारी बहुत ही बेबाक और बहुत ही धमाकेदार बातचीत। मेरे साथ अमित भाई बने हुए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं, क्योंकि इस समय हम बात कर रहे हैं घोषणा पत्र की। एक आपका, आप एक घोषणा पत्र में आपका एक पॉइंट है कि एंटी रोमियो स्क्वाड, और उसको बीएसपी और सपा ने, और सपा और कांग्रेस के अलायंस ने बोला कि ये बीजेपी अपनी गुंडागर्दी का लाइसेंस मांगना चाहती है, इससे अपना एजेंडा चलाएंगे। ये मुझे लगता है अगर इन लोगों का रिएक्शन ऐसा है तो उन्होंने ठीक से इस बात को समझा नहीं। अच्छा किया आपने पूछ लिया। एंटी रोमियो कोड कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगा। थाने के अंदर से ही पुलिस के कर्मचारियों का ही स्क्वाड होगा जो कॉलेज पर विद्यार्थिनियों को जो गुंडे परेशान करते हैं उससे बचाएगी। प्रधानमंत्री और आप कहते हैं कि थाने जो है वो समाजवादी पार्टी का कार्यालय बन गए हैं। क्यों कहते हैं आप? हम नहीं कहते हैं जी, यूपी की जनता जो कहती है उसको हम वाचा दे रहे हैं। चुनाव के बाद आपको उम्मीद है कि वो सपा के कार्यालय आपके कार्यालयों में नहीं बदलेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी एक ही प्रदेश में सत्ता पर है। जी अमीश जी, मेरी पार्टी की 10 स्वतंत्र सरकारें हैं और 4 जगह पर हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। कहीं पर ऐसे आरोप नहीं लगे और 12-12, 15-15 साल से कभी हम हारे नहीं, ये से भी प्रांत है, कहीं पर ऐसे आरोप नहीं लगे। अच्छा, पीछे हमने एक इंटरव्यू किया अमर सिंह के साथ, उन्होंने बोला कि यादव परिवार का झगड़ा फिक्स था। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं
उनके परिवार के झगड़े के बारे में कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता, मगर जनता मानती है, उनको जान चुकी है। अब वो कुछ भी करे, जनता पहचान चुकी है, परिणाम निश्चित है। समाजवादी पार्टी को जनता स्वीकार नहीं कर रही। नोटबंदी आपके लिए, क्योंकि आपने नोटबंदी का जिक्र किया, नोटबंदी आपके लिए ब्रह्मास्त्र है या ब्रह्म राक्षस है? देखिए, नोटबंदी का जहां तक सवाल है, इस चुनाव में हमें उसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है और मैं तो चाहता हूं विपक्ष इस मुद्दे को बार बार उठाए। आपको लगता है आपके लिए ब्रह्मास्त्र है? हम मानते हैं कि इससे हमें बहुत फायदा हुआ। नोटबंदी के मुद्दे पर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री के साथ एकमुश्त होकर खड़ी है। सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा, क्या आपको लगता है इस चुनाव में बीजेपी को फायदा देगा? सर्जिकल स्ट्राइक कोई चुनावी फायदों के लिए नहीं की जाती है, मगर कोई भी सरकार दृढ़ता के साथ देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है तो जनता इसका स्वागत करती है और स्वाभाविक रूप से उसका फायदा हमें होने वाला है। पर आपने तो हर रैली में इसका जिक्र करते हैं। करना ही चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने किया हुआ एक बहुत अच्छा काम है जी। देश की सुरक्षा के मामले में एक मील का पत्थर है और सर्जिकल स्ट्राइक के कारण ही आज दुनिया में देश को देखने का दृष्टिकोण बदल चुका है। आज एक मजबूत राष्ट्र बनकर हम दुनिया के सामने उभरे हैं। अमित जी, ऐसा क्यों होता है कि जब भी चुनावों का मौसम आता है तो ये राष्ट्रवाद की बहस शुरू हो जाती है? पहले जेएनयू हुआ, अब रामजस हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, राष्ट्रवाद के मामले में भारतीय जनता पार्टी उसके जन्म से स्पष्ट है। इसमें बहस करने जैसा मामला ही नहीं। बहस कौन खड़ी करता है उसको आपको सवाल पूछना चाहिए। पर आपको लगता है हर चुनाव से पहले ये मुद्दा आ जाता है? हर बार आता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती है और कांग्रेस मोहब्बत। अब राहुल गांधी के बात पर मेरी कहाँ टिप्पणी मांगते हैं आप? हमारे कोई प्रवक्ता इसका जवाब देते ही रहते हैं हर बार। और वो कहते हैं कि कांग्रेस से आप डरो मत, बीजेपी कहती है डरो और हम कहते हैं डरो मत। चलिए आगे बढ़िए। आप जवाब नहीं देना चाहते राहुल गांधी के सवाल का? देते हैं हमारे लोग। कांग्रेस राहुल गांधी में भावी प्रधानमंत्री देखती है, लेकिन शीला दीक्षित कहती हैं कि अभी वो थोड़े इमेच्योर हैं। शीला दीक्षित को उन्होंने यूपी का मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया था। इनका सपा से समाधान होने से पहले, और वो कहती है कि अभी मैच्योरिटी आना बाकी है। आप क्या कहते हैं राहुल गांधी के बारे में? मैं नहीं कहता, मैं शीला जी के बयान को यूपी की जनता के सामने रखना चाहता हूँ। जी चलिए, क्योंकि बात हो रही है सीएम कैंडिडेट की, बीजेपी के पास बड़े सारे चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन सीएम कैंडिडेट नहीं दिया। ये हमारा रणनीतिक फैसला है। आपको लगता है कि इसका फायदा मिलेगा या नुकसान हो जाएगा? फैसला हो चुका है, अब परिणाम देखिए, फायदा होगा या नुकसान। पर मैं जानना चाहता हूं, जब आप किरण बेदी का ऐलान कर सकते हैं, जब आप कई और लोगों का ऐलान करते हैं, इस बारी अमीश भाई, हर राज्य के अलग प्रकार का रिक्वायरमेंट होता है, अलग प्रकार की एक डायनेमिक्स होती है, इसके आधार पर हम फैसला करते हैं। एसपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जिस दिन ये गठबंधन हुआ उस रात अमित शाह क्या सोच रहे थे? देखिए, मेरे सोचने ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एसपी और कांग्रेस के गठबंधन होते ही यूपी की जनता जान चुकी कि समाजवादी पार्टी ने हार को स्वीकार कर लिया है। अगर समाजवादी पार्टी को जीतने का भरोसा होता जी, दे आर पार्टी इन पावर। 5 साल उन्होंने शासन चलाया है, उसके बाद में अकेले चुनाव लड़ने का दम नहीं है। इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया है कि आप चुनाव हार चुके हो। यूपी के लड़के बनाम बाहरी मोदी करने की कोशिश की गई इस चुनाव के अंदर, तीसरे राउंड के आसपास। मुझे लगता है आप बोलते नहीं है ऐसा। क्यों नहीं बोलते? आपसे बड़ा रणनीतिकार कोई नहीं। छठा आपसे बड़ा चुनावों का चाणक्य क्यों नहीं? क्यों लगता है आपको? नहीं, छठा आते आते बोलना बंद कर दिया है उन्होंने। क्यों लगता है? फिर भी जवाब इसका नहीं। देखिए, मोदी जी कभी भी किसी भी राज्य में प्रचार करे, इसको कोई मुद्दा नहीं बना सकता। ये देश के प्रधानमंत्री है। नहीं, 2 रोड शो पे सवाल है, वो 2 दिन कैंप कर रहे हैं बनारस में, उस पे सवाल है। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से बनारस होते हुए दिल्ली पहुंच गए, उस पे सवाल है। नरेंद्र मोदी का क्या फोबिया है इस चुनाव के अंदर भी, आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक
वाराणसी में मोदी जी के प्रचार करने का सवाल है, जो प्रचार पर सवाल उठा रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि वो लोकतंत्र को किस तरह से समझते हैं। कोई सांसद अपने मत क्षेत्र के अंदर मतदाताओं के बीच में चुनाव के वक्त उनका संपर्क करने जाए, ये कोई मुद्दा होता है क्या? जाना ही चाहिए, और जो नहीं जाते वो ठीक नहीं करते। अमित शाह साहब, इस दौर में मैं बहुत सीधे सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। इस बार पूर्वांचल की लड़ाई, खासकर बनारस में बीजेपी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत, जितनी उनके पास आर्टिलरी है, उसने ऑल गन्स ब्लेजिंग कर दिया है। क्या कहना चाहते हैं? रात को 3-3 बजे तक मीटिंग चल रही है, जो हमारे पास जानकारी मिल रही है। पहले आप बनारस को बनारस सीट के साथ मत जोड़िए जी। बनारस पूर्वांचल का केंद्र है। जब चुनाव घूमता घूमता गोरक्ष में आया, तब से स्वाभाविक रूप से सब यहाँ से सेंटर कर कर प्रचार कर रहे हैं, एक बात। और दूसरा, रात को 3 बजे तक मीटिंग चल रही है, वो चुनाव जीतने के भय के कारण नहीं हो रही है, 2/3 बहुमत से स्थिर सरकार बनाने के प्रयास के एक हिस्से के रूप में हो रही है। कोई बेचैनी तो नहीं है? जरा भी बेचैनी नहीं है, और हम 5वें चरण में सरकार बनाने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, आप मानकर चलिए। मैं बार बार आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या 2014 की लहर, क्योंकि अमित शाह उस टाइम पर, इससे अच्छा परिणाम आने वाला है। अमित शाह उस टाइम पर एमर्ज कर रहे थे, अब एमर्ज हो चुके हैं, क्या अमित शाह के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अमित शाह के लिए प्रतिष्ठा साख की लड़ाई है 2017 का ये चुनाव? आप कितना भी जोर जोर से बोलोगे, मैं एक जवाब दे देता हूं आपको, जिसमें हर सवाल का जवाब आ जाएगा। हम 2/3 बहुमत से यहां पर जीतने जा रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंस मिला महाराष्ट्र निकाय चुनावों में आपकी जीत, ओडिशा में जीत, चंडीगढ़ में जीत, उसके आगे भी गुजरात में जीत हुई, जितने उपचुनाव हुए उसमें भी जीत हुई। तो क्या आपको लगता है महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा का संदेश उत्तर प्रदेश सुन लेगा? सवाल उत्तर प्रदेश वहां का संदेश सुनेगा नहीं सुनेगा इसका नहीं है जी। उत्तर प्रदेश ने 2.5 साल तक मोदी जी की सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उसका अनुभव किया है। मोदी जी स्वयं यहाँ से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं, यहाँ के सांसद है, और 15 साल तक सपा बसपा का जो शासन चला है उसको भी उत्तर प्रदेश की जनता ने अनुभव किया है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सकारात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की ओर मीट लगाकर देख रही है और हमारे साथ है। एक बात बताइए, चलिए अब बात हो रही है ये चुनावों की और चुनाव प्रचार की, थोड़ी बात कर लेते हैं। इस बारी के चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव को अमिताभ बच्चन पर जो टिप्पणी करी और गुजरात के गधों से इतनी मिर्ची क्यों लगने लग गई? चलो भाई, अखिलेश जी को पूछो, और मोदी जी ने उनको बताया ही है। क्या आपको लगता है कि भाषा की मर्यादा को पार किया गया इस चुनाव के अंदर? क्योंकि लालू यादव ने भी एक अभद्र टिप्पणी करी। कई बार ऐसा होता है, मगर बहुत सारी काम की बातें उसी भाषण में होती हैं। पर क्या आपको लगता है कि ये इस चुनाव के अंदर एक हमने निम्न स्तर देखा भाषा का? हर चुनाव में कई स्टेटमेंट ऐसे आते हैं कि आप इस पर अपनी राय विस्तृत रूप से रखना चाहेंगे? मेरी राय ये है कि 40 मिनट का भाषण होता है, उसमें 1 मिनट को पकड़कर नहीं चलना चाहिए। पर गुजरात की गधे किसने बोला? अखिलेश यादव ने बोला? मैं इरिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन कह रहा हूँ, जिसने बोला उसने। क्योंकि आपने एक बयान दिया कसाब वाला, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए, उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? मायावती ने कुछ बोला, अखिलेश यादव ने कुछ बोला? उन्होंने मुझे जो कहना था वो तो मैंने कह दिया, और मैं इस पर स्टैंड करता हूँ। आप अभी भी स्टैंड करते हैं इसके ऊपर? क्यों दिया आपने वो बयान? चलिए, आप पूरा भाषण देख लीजिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए, अगला सवाल है मेरा। मायावती कहती हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म कर देंगी। ये बिल्कुल झूठी बात है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की समर्थक है और उसमें कोई बदलाव नहीं चाहती है। ना मायावती ने बोला नरेंद्र मोदी नेगेटिव दलित मैन है। अमित जी, मैं ऐसी बातों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जी, यूपी को लेकर काफी दावे किए जा रहे हैं आपके द्वारा भी, कांग्रेस और उनकी अलायंस द्वारा भी, लेकिन पंजाब और उत्तराखंड को लेकर अमित शाह क्या कहना चाहते हैं? देखिए, और गोवा लोग को लेकर भी। गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हम सुनिश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। मणिपुर में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, और पंजाब में एक मध्य त्रिकोणीय कांटे की टक्कर है। परिणाम क्या आएगा इसका असेसमेंट लगाना बहुत दिक्कत है। एक इस चुनाव के अंदर बात आई, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि इस चुनाव के अंदर बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स क्यों नहीं उतारे?
400 में से एक भी नहीं है। देखिए भैया, आप सपा, कांग्रेस और बसपा से को ये पूछा कि प्रो रेटा से ज्यादा क्यों उतारा है? आप मान लो ना, हमने एवरेज कर लिया। योगी आदित्य आपने, आपको लगता है कि क्योंकि उस पर कई सारे रिएक्शंस आए कि नहीं, हम कई प्रत्याशी बनाते वक्त हिंदू मुस्लिम का आधार से हम नहीं बनाते। अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं पहले रखना चाहती पहले बीजेपी? सुनिए भैया, जी जी। प्रत्याशी बनाते वक्त हम हिंदू मुस्लिम के आधार पर प्रत्याशी नहीं बनाते हैं, हम विनेबिलिटी के आधार पर बनाते हैं। मेरी पार्टी में जो अवेलेबल कार्यकर्ता है उनकी विनेबिलिटी के आधार पर हमने प्रत्याशी बनाए हैं। आपको लगता है इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, हमें इसमें कई कोई कई आपत्ति चरणों में नहीं। बनाया गया, इस चरण में भी बनाया हमें जाएगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आखिरी चरण से पहले, क्योंकि ये आखिरी चरण है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी सिंपल मेजॉरिटी के करीब पहुंच चुकी है या अभी दूर है? मैंने पहले ही कहा आपको, 5वें चरण में सरकार बनाने का काम समाप्त हो चुका है। 6ठे और 7वें चरण में 2/3 की और हमारा सफर चालू है। 100, 150, 200, 250 या फिर 300? 2/3 का मतलब 260 होता है। आप कह रहे हैं 260? 2/3 कह रहा हूँ मैं, आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। पर सपा और कांग्रेस का अलायंस दावा कर रहा है उनके भी इतने ही आ रहे हैं। चलिए अभी देखिए आप। अमित शाह साहब, इस चुनाव के अंदर आपने पूरी कैंपेन करी, ऐसी एक चीज जिसको आपको लगे वाकई वो इस समय व्यूअर्स को बताने वाली है, वो क्या होगी? हमारा घोषणा पत्र, हमने उत्तर प्रदेश के विकास का एक खाका उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए पूर्णतया ऋण माफी की बात हमने की है। उनको आगे पर जितना भी ऋण चाहिए उस पर ब्याज मुक्त लोन देने की बात करी है। उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र प्रदेश ऐसा है जहां पर धान की सपोर्ट प्राइस से खरीदी राज्य सरकार नहीं करती है। हमने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों का धान सपोर्ट प्राइस से परचेज कर लेगी। किसानों के सारे दूध देने वाले पशु कत्ल खाने की भेंट चढ़ चुके हैं। हमने तय किया है किसान को सपोर्ट करने के लिए और उसको गरीबी से मुक्त कराने के लिए पशुओं का कत्ल रोका जाएगा। सारे यांत्रिक कत्ल खाने हम बंद करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद। हमने बच्चियों को, लड़कियों के लिए कॉलेज तक की शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट करने की बात करी है। हमने नए 40 डेयरी, 25 मेडिकल कॉलेज और 80 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात की है। हमने वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों की भर्ती के लिए इंटरव्यू प्रथा को समाप्त कर मेरिट्स पर उनको अपॉइंटमेंट देने की बात करी है, जिससे भ्रष्टाचार कम हो जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी बात करी है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल दोनों पिछड़े हुए इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, दोनों के लिए एक अलग प्रकार का प्राधिकरण बनाने की घोषणा हमने करी है और दोनों के लिए बजट में हर साल 1000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलग से आवंटित किए जाएंगे, इसकी भी घोषणा की है। बहुत सारी विकास के काम को दिशा देने वाली चीजें हम उत्तर प्रदेश के घोषणा पत्र के अंदर लेकर आए। आपने जो कत्ल खाने बंद करने की बात कही, उस पे एसपी और बीएसपी का रिएक्शन ये आता है कि इससे बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। देखिए, अब हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया है। हमारी घोषणा से शायद उनकी बेरोजगारी बढ़ जाए ऐसा मुझे लगता है, मगर किसानों के पास अगर दूध देने वाले पशु नहीं है तो अकाल के वक्त या बाढ़ के वक्त 6 महीना जब सीजन फेल हो जाता है, किसान कैसे निकालेगा? सारे पशु काट दिए गए। ये गंगा जमुना गोमती गंडक का प्रदेश है, किलोमीटरों तक एक लेवल की फर्टाइल लैंड यहाँ उपलब्ध है। श्वेत क्रांति के लिए सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी पूरे देश में अगर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है, मगर यहाँ पर दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। इसका एकमात्र कारण है 15 सालों के अंदर जिस प्रकार से पशुओं का कत्ल हुआ है, आज किसान गरीब हुआ है। इस चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया और उसके बाद उस पर बहुत सी राजनीति हुई, जिसमें ईद वर्सेस दिवाली की बात थी, जिसमें रमजान वर्सेस दिवाली की बात थी, जिसमें शमशान वर्सेस कब्रिस्तान की बात थी। क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर भेदभावपूर्ण शासन चला है उसको उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखने का प्रयास किया है और मैं मानता हूँ इसमें
कुछ भी अनुचित नहीं है। ये बात कोई तब उठाता है जब आप कब्रिस्तान के लिए बजट देते हो और स्मशान के लिए नहीं देते हो तो उठाता है। कब्रिस्तान के लिए 400 करोड़ का बजट और शमशान के लिए 287 करोड़ का बजट। कब्रिस्तान के लिए 1200 करोड़ का बजट। मैं 2016 बजट की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको 5 साल का बता रहे। कब्रिस्तान के लिए 1600 करोड़ का बजट और स्मशान के लिए 600 करोड़ का बजट, जबकि जनसंख्या का अनुपात 80-20 का है। इससे बड़ा कोई भेदभाव युक्त काम हो ही नहीं सकता। आपको लगता है अमित शाह साहब कि इस देश के अंदर सेकुलरिज्म वन साइडेड है? ये बहुत सीधा सवाल है मेरा आपसे। देखिए, ऐसी बातों के ऐसे सीधे जवाब नहीं होते हैं, मगर मैं मानता हूं कि शासन के अंदर से मतों के तुष्टीकरण के लिए जिस प्रकार से डेवलपमेंट के कामों में तुष्टीकरण को अप्लाई किया जाता है वो बंद होना चाहिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से पूछता हूं, यानी अगर आप हिंदुओं की बात करो तो आप कम्युनल हैं, इफ यू टॉक अबाउट मिनॉरिटीज देन यू आर सेकुलर। दैट इज, यही मेरा सवाल है। देखिए, आप मीडिया के व्यक्ति हैं इसलिए आपको लगता है। देश इसकी व्याख्या को बहुत अच्छे तरीके से समझता है और देश इसको एक्नॉलेज भी करता है। अमित शाह साहब, क्योंकि बिल्कुल हम आखिरी दौर में इस इंटरव्यू के, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपकी राय में 2017 का ये उत्तर प्रदेश का चुनाव 2019 के चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपने जब इस कैंपेन की शुरुआत करी थी, मैंने आपका एक भाषण सुना था, उस भाषण में आपने बोला था कि 2019 की रणभेरी 2017 से बनेगी। आज भी, क्योंकि कैंपेन के बिल्कुल आखिरी दौर में है, आप भी उस बात पे स्टैंड करते हैं? देखिए, आप सिर्फ 2019 के चुनाव की बात मत करिए। देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम के दिन आप देख लेना, इस देश में से परिवारवाद के शासन का अंत होने की शुरुआत होगी, जातिवाद की राजनीति का अंत होने की शुरुआत होगी, तुष्टीकरण की जो पॉलिटिक्स चलती है, राजनीति चलती है, उसका अंत होने की शुरुआत होगी और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शुरुआत होगी। इतना बड़ा अंतर देश की राजनीति में ये उत्तर प्रदेश का चुनाव लाने जा रहा है। और मैं आपको बताता हूं, अगर डबल डिजिट ग्रोथ रेट देश को अचीव करना है तो जब तक उत्तर प्रदेश में डबल डिजिट ग्रोथ रेट नहीं होता, देश डबल डिजिट ग्रोथ रेट अचीव नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश डबल डिजिट ग्रोथ रेट को अचीव कर लेता है तो कुछ करे बगैर देश डबल डिजिट ग्रोथ रेट को क्रॉस कर जाता है। मेरे दोस्त, तो देश के विकास के लिए और देश की राजनीति को भी सही दिशा में पटरी पर चढ़ाने के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये चुनाव ही हमारे 2019 की जीत की नींव भी डालने जा रहा है। 2017 बीजेपी जीती तो क्या, और अगर 2017 बीजेपी हारी तो क्या? हारने का सवाल ही नहीं। आप पूरे दावे के साथ ये बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से। इतना कॉन्फिडेंस अमित शाह के अंदर क्यों आ रहा है 2017 के लिए? क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं घुमा हूँ उत्तर प्रदेश में, 1 साल से घूम रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में मैंने 193 कॉन्स्टिट्यूंसी का खुद जाकर दौरा किया है, 193 कॉन्स्टिट्यूंसी का। आज मेरी 193 कॉन्स्टिट्यूंसी समाप्त हो गई, 5 कल और होगी। चलिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। 2014 का चुनाव आपने लड़वाया, 2017 का चुनाव आप इस समय लड़वा रहे हैं, मजा किस में आया ज्यादा अभी तक? मैं चुनाव मजा के लिए नहीं लड़ा था। आनंद किस में आया? देखिए, चुनाव होता है देश की राजनीति को सही दिशा में ले जाने के लिए और डेवलपमेंट का एजेंडा सेट करने के लिए। मैं मानता हूं कि 2019 का चुनाव, जो आने वाले लोकसभा का चुनाव होता है, उसकी हमारी जीत की नींव 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव डालेगा। जैसे 2014 ने देश को एक स्थिर शासन दिया, एक पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रस्त सरकार से मुक्ति दिला दी और देश का अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाने का काम किया, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, दुनिया में देश का सम्मान रिस्टोर किया, उसी तरह से ये जो चुनाव 2017 का है, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, तीनों को राजनीति के बाहर निकालने का एक गेटवे बनेगा, ऐसा मैं सुनिश्चित रूप से मानता हूं। आपकी राय के अंदर, क्योंकि आप बार बार इसको 2019 से जोड़ के देख रहे हैं, क्या आपको लगता है ये मोदी सरकार के 3 साल पर भी एक रेफरेंडम होगा? क्योंकि कई आपके विरोधी, कई आपके बहुत अधिक प्रेमी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 11 तारीख को नतीजे क्या आएंगे और क्या ये मोदी सरकार के 3 साल के शासन पर रेफरेंडम होने जा रहा है? देखिए, मोदी सरकार के शासन पर रेफरेंडम तो 2019 में होगा जी। ये रेफरेंडम होगा अखिलेश सरकार के 5 साल के शासन पर,
एक बात। दूसरी बात, मगर हमारी केंद्र में सरकार है और 2.5 साल इसके समाप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता मत देते वक्त इसका भी संज्ञान जरूर लेगी, इसका भी एक वेटेज होगा, मगर इसको रेफरेंडम कहना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टेट असेंबली का चुनाव होने जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस रहा है 5 साल पर, उसको मुद्दा बनाकर लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। अमित शाह स्टार रणनीतिकार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके सुपरस्टार प्रचारक हैं, तो क्यों विपक्ष तो यही कहता है कि जब प्रधानमंत्री इतनी रैलियां कर रहे हैं, इतने रोड शो कर रहे हैं, तो क्यों ना माना जाए? नहीं, प्रधानमंत्री अपनी पार्टी को जिताने के लिए रैली नहीं करेंगे क्या? आप लोगों को एक ऐसे प्रधानमंत्री की 10 साल तक आदत पड़ी है जिनकी रैली में कोई आता ही नहीं था। जवाहरलाल जी करते थे, इंदिरा जी करती थी, अटल जी करते थे, बीच में एक दौर आ गया। प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाने चाहिए रैली में? जनता के बीच में रहना चाहिए प्रधानमंत्री जी ने। अपना सोच, अपना विचार, अपने सिद्धांत जनता के सामने रखने ही चाहिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव को मोदी वर्सेस ऑल बनाने की पूरी कोशिश हुई है और बनाया गया है? कोई कुछ भी करे, ये चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार की विफलताओं पर होने जा रहा है और मैंडेट बहुत स्पष्ट मैं देख चुका हूं और 19 को देश की जनता भी देख लेगी, 11 तारीख को। अमित शाह, हम ये माने अमित शाह साहब 11 तारीख को 11 बजे तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा? 12 साढ़े 12 बजे तक तो काउंटिंग समाप्त हो जाएगी। और आपको लगता है कि क्योंकि ये 5 मैचों की श्रृंखला है जिसमें 5 राज्य हैं, उस 5 में से क्या स्कोर देखते हैं आप? मैंने पहले ही कहा आपको, पंजाब के बारे में अनुमान लगाना बहुत दिक्कत वाली बात है। बाकी चारों जगह भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा इंक्लूडिंग मणिपुर, इंक्लूडिंग मणिपुर, और हम सरकार बनाएंगे। मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे सर, और मैं चाहूंगा कि इसका आप जवाब दें। जो लहर 2014 में चली और जिस लहर पर विराम दिल्ली और बिहार में लगा, उत्तर प्रदेश में वो लहर वापस आ पाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2014 से बहुत बड़ी लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है। आप नतीजे देखिएगा, सारे सवालों के जवाब नतीजे दे देगा। और आपकी जानकारी के लिए, दिल्ली और बिहार के बाद आसाम का भी चुनाव हुआ है और देश भर में स्थानीय इकाइयों के भी चुनाव हुए। सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं रैपिड फायर राउंड एक कर रहा हूं जिसमें आपसे 3 सवाल पूछूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसका पूरी ईमानदारी से जवाब देंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी कैसी दिखती है आपको 11 तारीख के बाद? अब वो परिणामों को किस तरह से लेते हैं उस पर निर्भर है, मगर सपा कांग्रेस गठबंधन की हार निश्चित है। मायावती? हम जीतने जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से बसपा भी हारेगी। और मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा, अरविंद केजरीवाल पर आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, अब नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली की जनता। आप उनको नगर निगम से आगे नहीं देखते? नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं ऐसा मैंने कहा है, दिल्ली की जनता तय करेगी। चलिए अमित शाह साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया और आपने हमें पूरा अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आपके चुनावी नतीजों के लिए। तो ये थे अमित शाह जिन्होंने खुलकर बातचीत की, बेबाक बातचीत करी, दो टूक बातचीत करी और सीधे सवालों के बहुत सीधे जवाब देने की पुरजोर कोशिश करी। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में बनारस से इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 18। नमस्कार।